हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज मैं फिर एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ आई हूँ जो आपका आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड हो या फिर यूजीसी नेट या फिर झारखंड जेटीई, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो को देखें और देखें कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आई हूँ जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए, आज जो है हिंदी भाषा और विकास से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे, भाषा से संबंधित, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या है पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया गया है। तो कैसा, किस तरह का आधार बनाया गया है? तो ये पारिवारिक वर्गीकरण में आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चार भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषा परिवार हैं? तो कितने भाषा परिवार हैं? तो ये कुल 18 भाषा परिवार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को डैश भाषा कहा है। क्या कहा है? तो क्या कहा है? आभारी, विभक्त, अवहंत और न की भाषा। तो किशोरी लाल गोस्वामी कहते हैं अपभ्रंश को कि ये तो न की भाषा है। तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है और पूछे जाने वाली प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी की बोलियों के नामकरण और उसके प्रस्तोता में कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ग्रेशन भोजपुरी दिया है रेमंड ने, मैथिली बंकिम दास, तो ये तो सही नहीं होगा। बाकी कौरवी जो है राहुल संस्कृत्यायन ने दिया है। तो इसमें ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्या है? नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका मैथिली हो जाएगा। मैथिली नहीं है क्योंकि ये जो है कोलबुर्क होगा। यहाँ पर आंसर कोलबुर्क ने दिया है मैथिली नाम, तो ध्यान रखना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुल है, यानी कि ओकार बहुला है? तो कौन सा? अच्छा नहीं है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा बोली इनमें से ओकार बहुला नहीं है। तो आपका कौरवी आ जाएगा क्योंकि ये आकार बहुला है, ओकार नहीं है। और ओकार में आपका कन्नौजी आएगा, कुमाऊनी आएगा और मालवी आएगा। तो ध्यान रखना है ओकार और आकार बहुला को। चलिए प्रश्न छठा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो उदासीन बोली कौन सी आएगी? तो ये अवधी और बघेली दोनों आ जाएगा, यानी क और ख आपका दोनों इसमें उदासीन आकार बहुला में सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो ये अक्षरात्मक हो जाएगा और भारत की जो लिपियां हैं वो अक्षरात्मक श्रेणी में ही गिनी जाएगी। तो ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? कौन भारूपीय परिवार की शाखा के अंतर्गत नहीं आती? और ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट में पूछी गई है 2-3 बार। तो कौन सी जो है भारूपीय परिवार की भाषा यानी कि शाखा के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें जो है पश्तो नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी है अल्बानी, फेल्टिक और इटालियन। ये जो है ये भारूपीय परिवार के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो पश्तो है ये क्या आएगा? भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। भारत और ईरानी शाखा के अंतर्गत आएगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भाषा, ठीक है। तो मध्यकालीन भाषा, तो ध्यान रखना है कि मध्यकालीन भाषा में तो कौन कौन आ जाएगा? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आएगा, लेकिन जो अवहट यहाँ पे होगा, ठीक है, अवहट होगा। अवहट जो भाषा है ये आपका क्या आ जाएगा कि आधुनिक आर्य भाषा में आएगी, ठीक है। किस में आएगी? तो अवहट जो है आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि कच्चायन के अनुसार पाली में कुल कितनी स्वर है? तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कच्चायन के अनुसार जो है पाली में कुल स्वरों की उन्होंने जो संख्या मानी है वो 8 मानी है। ठीक है, 8 मानी है कुल स्वरों की संख्या। लेकिन मोगलन जे स्वरों की संख्या, मोगलान एक है, उन्होंने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो अगर मोगलान का पूछे तो वो 10 मानते हैं। लेकिन अगर कच्चायन का पूछे, जो कि प्राकृत ज्ञाता थे, कच्चायन मोगलान इस तरह के नाम आते हैं, तो मोगलान का पूछे तो वो 10 मानते हैं, लेकिन कच्चायन 8 मानते हैं स्वरों की संख्या पाली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? आचार्य दंडी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में, काव्यादर्श एक तो यहाँ पर आपका 1 नंबर का प्रश्न हो गया कि पूछा जाए कि काव्यादर्श किसकी ग्रंथ है, तो आप बताना कि दंडी का है। ठीक है, काव्यादर्श दंडी का ग्रंथ है। और पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आचार्य दंडी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में, जो कि काव्यादर्श है, कौन सी प्राकृत भाषा को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ नया प्रश्न होगा शायद। ठीक है, तो किसको मानते हैं? तो महाराष्ट्री को मानते हैं, ध्यान रखना है, साफ साफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने ग्रंथ में। चलिए अगला प्रश्न है, लिपि के विकास के क्रम को सही विकल्प यहाँ पर आपको लगाना है। तो पहले आ जाएगा आपका चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और फिर उसके बाद ध्वनि लिपि। तो इस तरह जो है लिपियों का क्रम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है इस तरह के प्रश्न को, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है कूट वाले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प यहाँ देखा जाए तो क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, 1 मिनट, हाँ, तो सबसे पहले आपका आएगा वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली और प्राकृत, उसके बाद आपका अपभ्रंश और उसके बाद आएगा अवहट और उसके बाद आपका आधुनिक हिंदी का जन्म होता है। तो इस तरह आपका जो क्रम है ए राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप कौन सा है जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है? तो वह कौन सा आर्य भाषा का रूप है जिसको पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में विवेचन किया है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह लौकिक संस्कृत होगा। ठीक है, लौकिक संस्कृत जिसे पुराणों की भाषा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, संस्कृत के 2 रूप विकसित हुए थे, एक तो वैदिक था और दूसरा लौकिक था। तो लौकिक जो संस्कृत था उसमें पुराणों की भाषा और वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा कहलाई। तो इस तरह दोनों में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट माना है? तो किसने माना है? तो ये सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ध्यान रखने वाली है कि अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की जो कड़ी माना है, अवहट माना है। किसने? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है देखते हैं। कौन सी बोली और उपबोली में, अच्छा यहाँ पे बोली और उपबोली है, आपको सुमेलित करना है। तो कौन सा है? तो देखिए ब्रजभाषा, यहाँ पे भुक्सा और जादोवाटी, अवधी में जोल्हा गहोरा, ये कुछ इनकी उपभाषाएं हैं जो पूछी गई थी यूपी पीसीएस में एक बार, और वहीं से ये प्रश्न है आपका। और अवधी में जोल्हा गहोरा, तो ये ठीक है। बुंदेली, पावरी, लोधंती, ये भी ठीक है। हरियाणी, जाटू तो आता है, लेकिन जुद्दर जो है, ये जुद्दर आपका अवधी में आएगा। ठीक है, अवधी की उपबोली है, तो ध्यान रखना इस तरह की बोली को हो सकता है कि पूछे जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि गिलक्राइस्ट ने खरी बोली को माना है, क्या माना है? तो गंवारी बोली माना है गिलक्राइस्ट ने, और मर्दानी बोली जो माना है खरी बोली को, वो सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। तो दोनों को ध्यान रखना है, अगर मर्दानी पूछी जाए तो वो सुनीति कुमार चटर्जी होंगे, अगर गंवारी पूछी जाए तो गिलक्राइस्ट होंगे। तो दोनों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? कुछ हटके प्रश्न है, सभी को पता होगा
कि आप अगर लगाना चाहें तो आप क्या लगा दें कि 14 सितंबर 1949, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? कब से मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 14 सितंबर 1953 ईस्वी को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि आप डायरेक्ट लगाएंगे कि 14 सितंबर 1949, लेकिन ये सही नहीं होगा। आपका सही होगा कि कब से मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो पहले कितनी भाषाओं को थी? तो 18 थी, अब कितनी हो गई है? तो ये हो गई है कुल 22। तो ध्यान रखना है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना है। तो चलिए पंजाबी तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी, नेपाली, ये सारी बोलियां हैं, लेकिन आपका जो है इसमें कोंकणी भी आ जाएगा। ठीक है, कोंकणी भी जुड़ गई है, लेकिन वज्र अभी तक नहीं जुड़ी है, तो राइट आपका आंसर वज्र होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया था? कि आप जो पंचमाक्षर जो बोला जाता है, जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर, तो उसको आप पंचमाक्षर ना बोलें। ऐसा किसने कहा था कि पंचमाक्षर के स्थान पर आप अनुस्वार का प्रयोग करें? तो ये कहने वाले थे श्याम सुंदर दास जी। तो ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अ की 12 खड़ी पूछा गया था बाबू कालेलकर का, तो इस बार हो सकता है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें आपका 4-5 प्रश्न ऐसे ही बन जा रहे हैं। तो चलिए, तो संसद की भाषा किसमें वर्णन है? तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, तो ये बिल्कुल सही है। विधानमंडल की जो भाषा है भाग 6 में अनुच्छेद 210 में वर्णित है, ये भी सही है। संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 345, तो ये कैसे हो सकता है? तो 345 नहीं है, 343 में वर्णन है, 343 में। ठीक है, 343 से कितना 351 तक संविधान की भाषा से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं संविधान में। और क्या है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसमें? और ये प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछा गया, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये यूजीसी नीट में कितने ही बार रिपीटेड है। और आप देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो अनुच्छेद 351 में ये संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में किसी राज्य का विधान मंडल उस राज्य की भाषा हिंदी कर सकता है? तो ये किसमें है वर्णित कि किसी राज्य का अगर विधानमंडल चाहे तो उस राज्य की जो भाषा है वो हिंदी कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 345 में वर्णित है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि रामपुर, बिजनौर और सराहनपुर क्षेत्र में क्या बोली जाती है? यानी कि ये जो क्षेत्र हैं ये इसमें क्या बोली जाती है? तो यहाँ जो है आपका कौरवी बोली जाती है, तो ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आप देखें कि इसमें जोधपुर है, अजमेर है, सिरोही है, और क्या है तो नागौर है, और बी ऑप्शन में है अजमेर है, उदयपुर है, चूरू है, जालौन है, जैसलमेर है, मेवाड़ है, बीकानेर है, नागौर है, और अलवर, गुड़गांव, मेवाड़ और नागौर ये कहाँ की है? तो ये सारे जो हैं ये आपकी आ जाएगी तो आपका जो है डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये अलवर, गुड़गांव, मेवाड़ और नागौर जो है ये मेवाती में आएंगी। ठीक है, मेवाती की उपबोलियां हैं, और बाकी जो है ये मेवाती की क्षेत्र है, और बाकी जो है ये तीनों यहाँ पर आपका जो है मरवाड़ी का क्षेत्र है, तो ध्यान रखना है अगर कोई भी आ जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में बताया है कि पंचतंत्र का अनुवाद कलीला व दीमना जबान ए हिंद क्या है? जबान ए हिंद में है, तो ये बजरोया, ठीक ना, बजरोया है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और ये राजस्थान के पीसीएस में पूछी गई थी, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, तो ये प्रश्न वहीं से है। काफ़ी महत्वपूर्ण लगा मुझे, इसीलिए मैंने ये प्रश्न
यहाँ पर दे दिया है ऐड करके, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी पूछ लिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में ग्रंथ व ग्रंथकार सम्मिलित नहीं है? तो कच्चायन का हो जाएगा कच्चायन व्याकरण ग्रंथ, और अज्ञवंश का सद्य नीति व्याकरण ग्रंथ, यहाँ पर प्राकृत व्याकरण होगा। ठीक है, प्राकृत व्याकरण होगा। तो और हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य, तो ये द्वाश्रय काव्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो इनकी ही है, लेकिन वर रुचि का ये नहीं होगा। ठीक है, वर रुचि का ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि प्राकृत व्याकरण जो है हेमचंद्र द्वारा रचित है, जबकि वर रुचि का है प्राकृत प्रकाश। तो प्राकृत व्याकरण और प्राकृत प्रकाश में दोनों में आपको डिफरेंट रखना है, और आपको अगर दोनों दिया जाए तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं, इसीलिए मैंने साथ साथ आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राकृत का समय पूछा जा रहा है। तो प्राकृत का समय जो है क्या है? तो 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, तो ध्यान रखना है, पूछा जानना है ये। और 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक किसकी समय है? तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं कि ये 500 से 1000 किसका समय माना गया है, तो जरूर से बताएं। चलिए अगला प्रश्न है कि बोली व उसके क्षेत्र का मिलान करें। तो देख लेते हैं। तो ये भोजपुरी जो है, भोजपुरी हो जाएगा, बलिया का क्षेत्र हो जाएगा, और बघेली आपका जबलपुर हो जाएगा, और अवधी जो है, अवधी आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, अवधी कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में हो जाएगा इसका क्षेत्र, और कुमाऊनी हो जाएगा तो पिथौरागढ़। और ये भी प्रश्न पूछी गई है, तो बी ऑप्शन आपका इस तरह राइट होगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके क्षेत्र से संबंधित। तो चलिए प्रश्न अगला देख लेते हैं। 30वां नंबर का प्रश्न क्या है कि सही विकल्प का चुनाव करें। तो सही विकल्प क्या है? तो पहले आ जाएगा ब्राह्मी, उसके बाद उत्तरी शैली से विकास हुआ है गुप्त लिपि का, गुप्त लिपि से फिर सिद्ध मातृका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसीलिए मैंने विशेष कर ये सीरीज तैयार किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डिंगल भाषा का तात्पर्य है। तो डिंगल भाषा, पहले तो आपके दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि डिंगल भाषा कहाँ से संबंधित है, किस काल से संबंधित है। तो डिंगल भाषा जो है वो आदि काल से संबंधित है, और ये एक प्रकार की शैली हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पीरियड में इसे भाषा का रूप दिया गया, तो इसीलिए इसको 2 भाषाओं से मिलाकर ये तैयार हुआ था डिंगल भाषा। तो डिंगल जो है क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी राजस्थानी भाषा है ये डिंगल, तो बी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपका पिंगल पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे कि जो अपभ्रंश और वज्र और फिर राजस्थानी दोनों अगर मिल जाए तो वह पिंगल भाषा बन जाएगी। तो इस तरह दोनों को ध्यान में साथ साथ रखना है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है कि वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि प्राकृत में देखा, वहाँ पे 8 थी। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है। तो कितने स्वर थे? तो ये 13 स्वर हैं। ठीक है, और यहाँ से पिछले बार ही बीपीएससी टीआरई 2 में ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए थे, पीजीटी में ये प्रश्न था कि धीरेन्द्र वर्मा ने स्वरों की संख्या, कुल स्वरों और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी मानी है, और टोटल वहाँ पर 52-53 था इस तरह का। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर स्वरों की संख्या आपको पता चल गया कि 13 थी उस टाइम में वैदिक भाषा में। अगला प्रश्न है कि अवहट भाषा का तात्पर्य है। अब अवहट भाषा का क्या तात्पर्य है देख लेते हैं। तो अवहट भाषा का जो तात्पर्य था वो परिनिष्ठित अपभ्रंश था। ठीक है, परिनिष्ठित अपभ्रंश था, और ये भी पूछी जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा का अन्य नाम है। तो अवधी को बेशवारी भी कही जाती है, तो ध्यान रखना है बेशवारी किसे कहा जाता है, तो अवधी को कहा जाता है, और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है क्योंकि पूछी जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है। तो ये कब है?
तो ये है 1 मई 1910। कितना? 1 मई 1910 को ध्यान में रखना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना इसी दिन हुई थी, 1 मई 1910 को। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक अपभ्रंश को डैश ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। तो किसने दी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का संज्ञा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बाजार शब्द किस बोली का है? तो ये उर्दू का होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति, ठीक है, अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, सभापति जो कि थे कौन? तो बाबू राधा कृष्ण दास थे। तो ध्यान रखना है कौन थे? राधा कृष्ण दास। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है। तो प्राकृत देख लिया, वैदिक देख लिया, अब अपभ्रंश भी देख लेते हैं। तो अपभ्रंश में कुल जो मानी गई है, कितनी मानी गई है? तो यहाँ भी 8 है, ठीक है, 8। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? तो हुक्का का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो ये राजस्थानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की विशेषता है, क्या है? तो वर्ण का द्वितीय प्रवृत्ति, यानी कि द्वितीय प्रवृत्ति जो जैसे दिक्कत हो गया, ठीक है, मान लीजिए एक वर्ड दिक्कत हो गया, तो ये जो द्वितीय है, ठीक है, ये क का जो डबल आ रहा है, इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती है, अगर आपको दोहा में या कोई भी छंद वगैरह में दिखे तो वो आप मानिए कि अपभ्रंश भाषा है। तो द्वितीय वर्णों की प्रवृत्ति होती है, इसमें अपभ्रंश की यही विशेषता है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कितनी ही बार मैंने आपको बताया है कि बघेली हो जाएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां थी किसकी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। पूर्वी हिंदी से अर्धमागधी का विकास हुआ, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो ये प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछी जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? क्या पूछा जा रहा है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, बघेली है, ब्रजभाषा है, क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ये अवधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं, कौन हैं? तो भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के जो लेखक हैं ये ग्रेसन महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया गया था, ठीक है, घोषित। और पहला प्रश्न क्या था, आप वो भी क्या कीजिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। तो चाय और चीनी इस तरह आपको ध्यान में रखना है मिक्स करके। चलिए अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये पूर्वी हिंदी में आएगी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। और यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह ये जो है दोनों प्रश्न जो है पूछी जा चुकी है। देखिए कि प्रश्न को किस तरह से रिपीट तो करता है, लेकिन क्या करता है कि उल्टा देता है, कि प्रश्न का जो पैटर्न है वो चेंज कर देता है। तो इसी में फंसने की पूरी चांस होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये पूर्वी हिंदी से होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष है? क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कब का है? तो ये हो जाएगा 1961। ठीक है, कब? 1961। तो आज देखा हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाषा साहित्य से था। और ये जो प्रश्न है सब जो है इसका लेवल जो था बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्यू पैटर्न पर है, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और ख़ासकर ये यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इतना डीपली। और रही बात आपकी बीपीएससी में, तो इससे बाहर आपका यहाँ से प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो इसी तरह के अगर आपको चाहिए प्रश्न तो जुड़े मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। चलिए आज के लिए विषय इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और अगले जो वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अब आदिकाल से फिर भक्ति काल से जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने लायक होंगे, सभी को एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।